चलो तो देखेंगे पहले जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। और इग्नियस रॉक उन्हें बोला जाता है, दोज रॉक्स आर कॉल्ड एज इग्नियस रॉक्स, जो कि किससे बनते हैं, दे आर फॉर्म फ्रॉम द मोल्टन लावा और द मैग्मा। प्राइमरी मिनरल्स हैं जिससे बाकी सारे मिनरल्स बने हैं, वो कौन कौन से हैं, ऑलिवाइन, that is grabo, that is feldspar, that is gneiss, that is basalt, that is granite and that is, तो मिनरल जो है वो एक एक्चुअली बोलोगे तो एक क्या बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है रॉक का। इफ द पेरेंट रॉक से उसको कहीं भी दूसरी जगह ले जाकर उसको जमा किया गया, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक, दैट विच रॉक इज फाउंड इन द विच प्लेसेस। तो सेकंड वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, तो ये जो केमिकल चीजें होती है जब वो रॉक्स में मिलती हैं तो उसके कारण क्या होता है, केमिकल एक्शन होता है, एंड बिकॉज ऑफ केमिकल एक्शन वो रॉक क्या होते हैं, धीरे धीरे डिफॉर्म हो जाते हैं, अपने शेप को या अपने साइज को बदल देते हैं। Now today we'll start with the new topic rock, ठीक है ना। वैसे उसको रॉक नाम से नहीं आते, इसको बोलते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। So we'll start with the study of the rock structure, which is also called as a geological structure. जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रॉक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे। एसेंशियली वी हैव टू स्टडी द रॉक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। चलो तो देखेंगे पहले जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। पर उसके पहले थोड़ा सा हम लोगों को समझना होगा कि कैसे होते हैं रॉक, क्या बनते हैं रॉक, बट एसेंशियली अ बेसिक नॉलेज अबाउट द रॉक, ताकि वो इंडिया पे आप उसको बेटर तरीके से अप्रिशिएट कर पाओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक इनटू व्हाट इज रॉक। क्या होता है रॉक? क्या होता है रॉक? एनीवन, व्हाट इज रॉक? नहीं इनसे पूछना, नहीं पता। पैरेंटल मटेरियल ऑफ सॉइल। बड़ा अच्छा बोल रहे हो। तो सॉइल कहाँ लेके आ रहे हो? पेरेंटल मटेरियल ऑफ सॉइल, ठीक। एनीवे कोई नहीं। सो देखो पहले समझते हैं कुछ छोटे पार्टिकल से रॉक कैसे बनते हैं, देन रॉक को हम एक डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो सबसे छोटे जो बेसिक एलिमेंट्स जो होंगे इसको बोलते हैं पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स, जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, एकदम बेसिक एलिमेंट जो है लेक्चर में एयर में भी होंगे ये चीज़ें। जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स ही बोलते हैं, ठीक है ना। एकदम जो छोटे से होते हैं जिनका माइक्रॉन्स में साइज है, दे आर नोन एज पार्टिकल्स। फिर ये पार्टिकल आपस में क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं, फ्यूजन होता है इनमें, दे फ्यूज टुगेदर, आपस में फ्यूज होने लगते हैं और अपने से बड़े पार्टिकल्स को बनाते हैं। सो इफ द टू पार्टिकल्स फ्यूज टुगेदर दे विल लुक लाइक दिस। So this particle is known as, अब जो फ्यूज हो चुके हैं, we call them as substance। क्या बोलते हैं? Substance। We call them as substance। So from particle we get the substance। When this substance fuse together, जब ये substance आपस में फ्यूज होंगे तो उससे मिलता है हमें मिनरल्स। इससे मिलता है मिनरल्स, ठीक है। और जब मिनरल्स में आपस में फ्यूजन होता है, द फ्यूजन ऑफ मिनरल्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रॉक। These are rocks। So essentially रॉक जो है वो क्या है? मिनरल्स का एक फ्यूज पार्टिकल है। उसको अगर बेटर वे में देखेंगे तो रॉक्स आर द मैकेनिकल एग्रीगेट्स। मैकेनिकल एग्रीगेट्स मतलब बाय द मैकेनिकल प्रोसेस दिस वेरियस मिनरल्स फ्यूज टुगेदर, लिथिफाइड टुगेदर एंड फॉर्म अ व्हाट वी कॉल्ड एज रॉक, ठीक है। सो रॉक्स आर द, देखो रॉक्स आर द मैकेनिकल एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल।
Rocks are the mechanical aggregate of mineral. The study of rock is known as geology. Geology, Geology, geology. ठीक है, तो रॉक की स्टडीज जो करेंगे उसको क्या बोलते हैं? जियोलॉजी. व्हाट इज द स्टडी ऑफ सॉइल कॉल्ड? पेडोलॉजी. वेरी गुड. ओके, सो दिस आर द रॉक्स. सो रॉक क्या होते हैं समझ आया कि कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उससे धीरे धीरे इवॉल्व होकर जो मिलता है उसको बोलते हैं रॉक. एंड रॉक इज एसेंशियली अ मैकेनिकल एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स. ठीक है, इतना क्लियर रखना. नाउ अब जो रॉक होते हैं, रॉक का जो फॉर्मेशन होता है, रॉक की जो ओरिजिन होती है, उसके हिसाब से हम रॉक को पहले थोड़ा सा देखते हैं. जो स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है रॉक का, स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन मतलब एक ऐसे लार्जर ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन जिसके अंदर सभी रॉक को हम क्या कर सकते हैं? कैटेगराइज कर सकते हैं. सो द क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स. क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स. पहले बेस को समझते हैं, फिर आएंगे हम लोग छत्तीसगढ़ पे इसको ध्यान रखने के लिए. सो द क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स. नाउ इफ यू लुक इनटू द रॉक्स, दे आर ऑफ 3 टाइप्स. जो स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन रॉक का, उसमें रॉक को 3 तरह से बताया गया है. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक पहले क्या होते हैं? इग्नियस रॉक. और इग्नियस रॉक उन्हें बोला जाता है, दोज रॉक्स आर कॉल्ड एज इग्नियस रॉक्स, जो कि किससे बनते हैं? दे आर फॉर्म फ्रॉम द मोल्टन लावा और द मैग्मा. ठीक है, तो एसेंशियली इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द मोल्टन लावा और molten magma. Why we have written the molten? That is, they are in the liquid form. और उसने प्लास्टिक फॉर्म, प्रॉपर सॉलिडिफाई नहीं होते, हार्ड नहीं होते, वो क्या होते हैं? पिघले हुए होते हैं. पिघलना मतलब मोल्टन. सो दे आर इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन लावा और द मोल्टन मैग्मा, और उससे वो बनते हैं. ठीक है, तो फॉर्म फ्रॉम द मोल्टन लावा और द मोल्टन मैग्मा. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ रॉक इज sedimentary rock. Second rock is sedimentary rock. Sedimentary rock. ठीक है, और sedimentary rocks are essentially formed by the sedimentation of not necessarily metamorphic or the igneous rock. They are formed by the sedimentation of particles or the minerals. ठीक है, अब वो कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, अभी देखेंगे. तो they are formed by sedimentation. They are formed by sedimentation. So we have igneous rock, we have sedimentary rock, and the third classification of the rock is metamorphic rock. Metamorphic rock. And these rocks are essentially formed, ऐसे तो नॉर्मली ये होते ही नॉर्मल रॉक है, बट दे आर एसेंशियली फॉर्म बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम्स ऑफ प्रेशर एंड द टेम्परेचर. जब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर होगा तो व्हाट द रॉक विल डू, दे विल जस्ट चेंज देयर फॉर्म. तो रॉक इसमें क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक, चेंज इन फॉर्म मेनली ड्यू टू, क्यों चेंज कर रहा है फॉर्म? बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. Extremes of temperature and pressure. जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होगा तो रॉक अपने फॉर्म पे चेंज कर लेगा. ठीक है, तो एसेंशियली वी हैव इग्नियस रॉक,
sedimentary rock and the metamorphic rock. The three primary classification of rock. Now we'll look into each of them one by one. कि igneous rock, metamorphic rock और sedimentary rock का formation किस तरीके से होता है, से proper की process के बारे में बात करेंगे. So first of all we'll look into the number one, igneous rock. igneous rock. ठीक है, तो नाउ igneous rock को समझने के लिए थोड़ा सा चलते हैं. What we call as the earth interiors, the study of earth interiors. थोड़ा सा अर्थ के इंटीरियर की स्टडी करते हैं. If you look into our earth, ठीक है ना, आप कहाँ पे रहते हो, अर्थ के किस पार्ट पे रहते हो, सबसे टॉप लेयर पे रहते हैं ना. So if you look into the earth, if this is my earth, so it is differentiated into the various layers. Now see, these are the three layers of earth. तो सबसे पहले जो सबसे टॉप लेयर है अर्थ का, और उसको इधर भी समझा देता हूँ थोड़ा सा किस तरीके से क्या होता है. So we live in the सबसे ऊपर का जो लेयर है, this one, ठीक है ना. So the top layer of earth is called as crust. इसको बोलते हैं crust. तो सपोज करो ये कोई सा रीजन है, यहाँ पर क्या है, ओशन है, वाटर बॉडी है, माउंटेन है, ये फ्लैट प्लेन है, और ये जो रीजन होता है इनिशियली इसको बोलते हैं क्रस्ट. ठीक है, इसको ही बोलते हैं अर्थ क्रस्ट. क्रस्ट के जस्ट नीचे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक प्लास्टिक लेयर होता है. प्लास्टिक लेयर मतलब जहाँ पर जो लावा है वो लगभग थोड़ा सा थिक होते हैं और हल्के से जमे हुए होते हैं. इनको बोला जाता है एस्थेनोस्फीयर. Asthenosphere, and this two, asthenosphere and crust part, is known as lithosphere. Lithosphere. समझ आ रहा है? तो जो ये दो पार्ट है क्रस्ट और एस्थेनोस्फीयर, दे टुगेदर मेक्स अप व्हाट वी कॉल्ड एज द लिथोस्फीयर. ठीक है, सो क्रस्ट एंड देन एस्थेनोस्फीयर. क्रस्ट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं. One is called as continental crust, another one is called as oceanic crust. Continental crust and oceanic crust. दोनों में डिफरेंस है. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब जो लैंड जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, ओशियनिक क्रस्ट मतलब ओशन का बॉटम. अब दोनों जो लैंड है, उन लैंड का अपना एसेंशियल एक बेसिक डिफरेंस है. अब ऐसा तो है नहीं कि ओशन के नीचे गए और फिर अनंत तक नीचे ही जा रहे हैं, लावा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है ना. ओशन का भी अपना एक क्या है, बॉटम है. तो ओशन बॉटम भी क्या है, वो भी एक क्रस्ट है. तो ओशन बॉटम का जो क्रस्ट है दैट इज नोन एज ओशियनिक क्रस्ट, एंड द क्रस्ट विच आर अबव द ग्राउंड, जो हम सरफेस में है, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. समझ आ रहा है? और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लिथोस्फीयर. सो टिल सम हाइट क्या होगा, क्रस्ट प्लस लिथोस्फीयर. तभी हम लोग एक्चुअल में क्रस्ट की बात कर रहे थे ना. फिर उसके बाद जो सेकंड लेयर आता है, सो दिस लेयर इज कॉल्ड एज द क्रस्टल लेयर. ये जो है क्रस्ट है. इसका आता है सेकंड इज मेंटल लेयर. So this one is mental. ठीक है, तो एसेंशियली अगर देखोगे तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से नीचे यहाँ पर होगा मेंटल. और मेंटल भी डिवाइड किया जाता है, डिफरेंशिएशन है, रॉक्स का जो कंपोजिशन उसके हिसाब से उसको डिफरेंशिएट करते हैं. अपर मेंटल, मिडिल मेंटल एंड लोअर मेंटल. सो मेंटल इज डिवाइडेड इनटू अपर मेंटल, मिडिल मेंटल एंड लोअर मेंटल. जो क्रस्ट है वो क्या है, सॉलिड है. क्रस्टल फॉर्म जो है ये क्या है, दिस आर सॉलिड, ये सॉलिड है. पर वही बात अगर हम लोग मेंटल की बात करेंगे, सो इट इज प्रेजेंट इन मोल्टन स्टेट और द लिक्विड स्टेट. मोल्टन, सेमी सॉलिड और द लिक्विड स्टेट. ठीक है, ये किसमें होगा, मोल्टन होगा, सेमी सॉलिड और लिक्विड स्टेट में होगा क्या आपका मेंटल. एंड बिलो मेंटल वी हैव कोर.
कोर। मतलब अगर आप अर्थ को नीचे तक अगर डिग करते चलेंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से आपको चीजें नजर आएंगी। क्लियर है? और जो सबसे नीचे होगा उसको बोलते हैं कोर। ठीक है, कोर। और जो कोर है हमारा, इट इज सॉलिड। ये कंप्लीटली सॉलिड है, बहुत हार्ड है। सो इस तरीके से क्या है, अगर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर खुदाई करके जाएं, इफ वी डिग द लैंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो व्हाट वी विल गेट सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रॉक्स। क्या बोल सकते हैं, इस तरह का हमारे अर्थ का क्या है, डिफरेंशिएशन है। बोलते हैं डिफरेंशिएशन लेयर्स ऑफ अर्थ, द क्रस्ट, कोर एंड मेंटल। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो इस तरीके से हमारा क्या पूरा अर्थ अपना ऊपर से नीचे तक डिफरेंशिएटेड है। नाउ यहां तक हो गया अर्थ का डिफरेंशिएशन। नाउ समझना अच्छे से। नाउ दिस कोर इज सॉलिड एंड इट इज कंप्लीटली, जो कोर होता है वहां पर मैक्सिमम क्या मिलता है, बताओ जल्दी। यहाँ पर मिलता है दो कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं, वन इज निकल एंड आयरन। सो दिस हैज मेजॉरिटी ऑफ निकल एंड आयरन, तो निकल एंड आयरन से बना हुआ है। क्लियर है? सो कोर जो है वो निकल और आयरन से मिला बना हुआ है। इट इज वेरी हार्ड एंड वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है, अराउंड 4500 डिग्री सेल्सियस। जस्ट राइट फ्यू थिंग्स अबाउट द कोर, वहीं पे लिख लो, ऐसे एरो करके खींच के लिख लो कि कोर में क्या होता है। कोर हैज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आयरन एंड निकल, जिसको नाइफ ऐसा रख लेना यार, ठीक है ना, आयरन एंड निकल। इट इज सॉलिड, इट इज कंप्लीट सॉलिड, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट इट्स कंप्लीट सॉलिड एंड इट्स वेरी हार्ड। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है, द कोर हैज़ टेम्परेचर ऑफ अराउंड 4500 डिग्री सेल्सियस। और ये सबसे बड़ी सरप्राइज है कि इतने ज़्यादा टेम्परेचर में वो सॉलिड कैसे। ठीक है, तो एक अर्थ का अपने आप में एक बैलेंस्ड है, जिसके हिसाब से उसको मेंटेन करके रखा है। अभी भी उसकी जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल बहुत सारी स्टडीज़ हो रही है, लेकिन अभी किसी भी स्टडी ने कंक्लूसिव आंसर नहीं दिया है। उसका सेकेंड आता है मेंटल लेयर। मेंटल क्या है यहाँ पर, दिस इज इन द मोल्टन स्टेट। सो मेंटल जो है वो किस में है, इट इज इन द मोल्टन स्टेट। मोल्टन मतलब यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म पे है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस आर इनटू द लिक्विड स्टेट, मोल्टन स्टेट। ठीक है, और यहाँ के जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेंटल इज सिलिका एंड मैग्नीज। सिलिका एंड मैग्नीज। ठीक है, तो सिलिका एंड मैग्नीज आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेंटल लेयर। क्या हुआ, अच्छी ले लो, सिलिका एंड मैग्नीज। एंड देन द टॉप मोस्ट लेयर कॉल्ड एज द क्रस्ट। जो क्रस्ट है, क्रस्ट इज अगेन इन विच फॉर्म, सॉलिड है ना। और जो क्रस्ट है, यहाँ पर जो मेजर कांस्टेंट होते हैं वो होते हैं सिलिका एंड एल्युमिनियम। मेजर कांस्टेंट आर सिलिका एंड एल्युमिनियम। क्लियर है? And these are the minerals, iron, nickel, silica, magnesium, these are the minerals. क्लियर है? तो ये सारे के सारे मिनरल्स है जो निचली लेयर से ऊपर लेयर तक मिलते जुलते हैं। नाउ होता क्या है, अब समझना है अच्छे से। नाउ यहाँ पर हम लोग क्रस्ट को देख रहे हैं, द क्रस्ट एंड द स्टेनोस्फीयर। इनका जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। सी, इफ दिस इज द क्रस्टल पार्ट, तो फिर यहीं से क्या होता है, दूसरा क्रस्ट एक और स्टार्ट होता है। तो क्रस्ट आर नॉट, जो कंप्लीटली अर्थ की जो लैंड है वो लैंड हर जगह से जुड़े हुए नहीं। एसेंशियली ये बोलना चाह रहा हूँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रस्ट, द ओशियनिक क्रस्ट और द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो जो अर्थ की जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स मतलब जो क्रस्ट है, वो क्या हो रहा है, अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में टूटा हुआ है। इट इज लाइक अ एग शेल। अंडा देखा आप लोग, सभी ने देखा होगा अंडा, एग देखो,
उसको कभी फोड़े हो? कभी नहीं फोड़े? ब्राह्मणवादी अंडा ही नहीं देखा यार, तो देखना, आज खा लेना, आज खाना, कुछ तो काम आएगा, सब्जी भाजी बाद में काम आएगा, ठीक है। तो इफ आई जस्ट हिट द एग, तो एग कैसा होता है, उसमें इस तरीके से लाइन्स आ जाते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, ये तो देखा है ना। अंदर क्या होता है, यॉल्क होता है, ठीक है। और यॉल्क के ऊपर जैसे ही इसको आप तोड़ते हो तो क्या होता है, ये जो वाइट वाइट शेल होते हैं ये थोड़े से दूर होने लगते हैं और यॉल्क बाहर से निकलने लगता है, अंदर से होने लगता है ना, वो बाहर आने लगता है। सेम हैपेंस विद द अर्थ, यही ऐसा ही कुछ है अर्थ भी हमारा, ठीक है। वैसा तो पूरा नहीं, क्योंकि यॉल्क के अंदर कुछ सॉलिड चीज़ नहीं है, वो सेमी सॉलिड है। तो जो यॉल्क का स्ट्रक्चर होता है मोल्टन, उसको बोलते हैं। तो वैसे ही क्या हमारा मेंटल है, और ये क्या है, ये कुछ पूरे शेल्स हैं। इट इज़ लाइक अ ब्रोकन एग, ठीक है। जो क्रस्ट होगा, क्रस्ट कहीं से इस तरीके से डिफॉर्म होगा। तो ये क्रस्ट बन गया इधर से इधर। सो दिस क्रस्ट, ये जो क्रस्ट जो क्या है, छोटे छोटे हिस्सों में ऐसा बटे हुए हैं। दिस स्मॉल सेक्शन ऑफ क्रस्ट आर कॉल्ड एज प्लेट। ज्योग्राफी में इनको क्या बोलते हैं, प्लेट बोला जाता है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। दैट वर्ड इज कॉइन्ड बाय टूजो विल्सन। तो जो क्रस्ट का ये जो छोटा छोटा सेक्शन दिख रहा है, दिस आर कॉल्ड एज लिथोस्फेरिक प्लेट। लिथोस्फेरिक प्लेट, दिस वर्ड लिथोस्फेरिक प्लेट इज कॉल्ड बाय टूजो विल्सन। इस व्यक्ति ने इसको नाम दिया था। दिस इज कॉल्ड एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। जो छोटे छोटे सेक्शन है, अब वो या तो क्रस्टल क्या हो सकते हैं, ओशियनिक हो सकते हैं, या तो कॉन्टिनेंटल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। नाउ इनके बीच में ये जो गैप है, दिस गैप, आ रहा है समझ? कुछ बोलते ही नहीं हो यार, ठीक है। तो ये जो गैप है, इसी गैप से क्या होता है कि जो मैग्मा है या मैग्मा जो है वो ऊपर की ओर आती है, और इस पोर्शन में कहीं एक पोर्शन होगा जहां से मैग्मा बाहर आकर जिस तरीके से स्प्रेड होगी। यहीं पर क्या होगा, वोल्केनो, ठीक है ना। वहीं पे क्या होगा, वोल्केनो होगा, उसको वोल्केनो ही बोलते हैं। सो दिस पोर्शन विल हैव द वोल्केनो, एंड फ्रॉम द वोल्केनो द लावा विल इरप्ट एंड स्प्रेड इन द डिफरेंट रीजन। क्लियर है? जब तक ये मैग्मा ग्राउंड के अंदर है, इसलिए नोन एज मैग्मा, बट ऑन द सरफेस इट इज कॉल्ड एज लावा। तो मैग्मा ही लावा बनता है, सरफेस के ऊपर उसको लावा बोला जाता है, और सरफेस के अंदर उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। क्लियर है? अब ये, हाँ बोला, अच्छा क्लियर है। अभी देखो दो तरीके से चीजें होंगी यहाँ पे। दिस मैग्मा विल कम आउट एज अ लावा एंड देन इट गेट्स कूल्ड एंड सॉलिडिफाइड। मैग्मा जो है वो बहुत हॉट था, वो बाहर आया, बाहर आने के बाद क्या हो रहा है, पहले बात तो मैग्मा यहाँ पर क्या हो रहा है, इरप्शन हुआ। तो इरप्शन इन द फॉर्म ऑफ लावा, इरप्शन मतलब बाहर निकलना, तो इट विल इरप्ट एज अ लावा। इरप्शन के बाद क्या हो रहा है, उसकी कूलिंग हो रही है, इट विल कूल डाउन, क्योंकि नीचे का टेम्परेचर काफ़ी अलग था। सो इट विल एसेंशियली कूल डाउन, और कूल होने के बाद वो धीरे धीरे क्या होगा, सॉलिडिफाइड, इट विल गेट सॉलिडिफाइड। सॉलिडिफाइड, और सॉलिडिफाइड होने के बाद वो सारे के सारे लगभग होंगे आपस में जुड़कर एक रॉक का फॉर्मेशन करेंगे। आफ्टर सॉलिडिफाइड दे गेट लिथिफाइड, एंड लिथिफिकेशन मतलब आपका रॉक बन गया, लिथिफाइड, एंड एसेंशियली इट बिकम द रॉक व्हिच इज कॉल्ड एज इग्नियस रॉक। एक रॉक बन जाएंगे जिस रॉक को हम क्या बोलेंगे, इग्नियस रॉक। सो फर्स्ट इज योर इरप्शन ऑफ लावा or eruption of magma as a lava, then the cooling of that lava, after cooling it will get solidified, after solidification it will get lithified, and essentially it become what we call as the rock. समझ आ गया? हाँ बोलो। सॉलिडिफाइड के बाद लिथिफाइड मतलब रॉक बन जाना उसका। अभी लावा ऐसे जम गया है, ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद वो जो प्रॉपर एक शेप में ले रहा है, रॉक शेप में, उसको बोलते हैं लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन मतलब रॉक बन जाना, इसी चीज को रॉक बोल रहे, ठीक है ना। लिथिफिकेशन इज द फाइनल प्रोसेस ऑफ रॉक फॉर्मेशन। तो उस तरीके से क्या बन गया, आपका रॉक बन गया। तो इग्नियस रॉक तो हमने समझ लिया कि क्या हो रहा है। सुनाओ, पहले यहीं से लाते हैं इग्नियस रॉक से, है ना। सो व्हाट वी स्टडीड कि इग्नियस रॉक जो है
उसके लिए फॉर्मेशन प्रोसेस क्या होगा, फॉर्मिंग प्रोसेस, इग्नियस रॉक का जो फॉर्मिंग प्रोसेस है वो क्या है, फर्स्ट इज इरप्शन, इरप्शन, ठीक है। देन वी हैव कूलिंग, आफ्टर कूलिंग वी विल हैव solidification, and after solidification we have lithification. That is the formation of rock. Lithification, ये सारे प्रोसेस होंगे। नाउ जो लावा हमारा जो मैग्मा था वो बाहर क्यों निकला, समटाइम्स द लैग, अब जो इरप्शन है, अब इसको कूलिंग जो है वो दो जगह पे होगी। द कूलिंग विल एसेंशियली विल टेक प्लेस एट द टू पार्ट, ठीक है। तो इससे एक और चीज दिखेगा विदाउट इरप्शन। अभी तो मैंने आपको इरप्शन का सीन बताया, एक होता है विदाउट इरप्शन, एक बिना इरप्शन के हो सकता है। तो कूलिंग दो जगह पे होगी, या तो अंडरग्राउंड, एक कूलिंग कहां पे हो सकती है, अंडरग्राउंड, और दूसरी कूलिंग कहां पर होगी, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। दैट मीन्स कि मैग्मा सरफेस पे आया है और यहां पर क्या है, मैग्मा सरफेस पे नहीं आया। सी अगर सपोज करो कि इधर से एक और इसका कंड्यूट होता है, इसको कंड्यूट बोलते हैं, सपोज करते हैं ना, अब यहाँ से भी आ रहा होता और ये निकल नहीं पाता बाहर और अंदर ही ठंडा हो जाता, ठीक है। तो दो प्रकार से क्या हो सकता है, आप सपोज करो ये मैग्मा ऊपर आ रहा है और पूरा बाहर नहीं आ पाया सरफेस पे और अंदर ही वहाँ पर कहीं रुक कर वहीं पर जम गया, दो चीज़ें हो सकती हैं। सो देयर दैट एसेंशियली टू थिंग्स कुड हैपन, फर्स्ट दैट द इरप्टेड lava will erupt, and second one is lava will not erupt, it will remain as a magma and it will become lava. तो अगर अंडरग्राउंड इरप्शन, अंडरग्राउंड की ही क्या हो गया, जम गया और वो बाहर नहीं आया, इट इज कॉल्ड एज प्लूटोनिक रॉक, प्लूटोनिक रॉक, दिस इज कॉल्ड एज प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। ऐसे रॉक्स जो कि अंडरग्राउंड है, जो कि सरफेस पे नहीं आ पाए और अंदर ही क्या हो गए, सॉलिडिफाई हो गए, दोज आर कॉल्ड एज प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। एंड द अदर वन विच कम्स ऑन द सरफेस, जो सरफेस पे आए और फिर ठंडा हुआ, उनमें ये प्रोसेस रिपीट हुआ, इट इज कॉल्ड एज टेक्टोनिक रॉक, टेक्टोनिक, टेक्टोनिक इग्नियस रॉक। तो दो प्रकार के इग्नियस रॉक होते हैं, वन इज प्लूटोनिक इग्नियस रॉक एंड अदर वन इज टेक्टोनिक इग्नियस रॉक। एक बिना इरप्शन का है और एक किसका है, इरप्शन वाला है। इट इज अंडरग्राउंड, इट इज ऑन द सरफेस। तो उसके बाद फिर अगेन प्रोसेस क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन एंड लिथिफिकेशन। कूलिंग दो प्रकार से हो सकती है, दो स्टेजेस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग, कि कूलिंग किस रीजन पे हो रही है, इट इज कॉल्ड एज प्लूटोनिक और टेक्टोनिक, ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग, ठीक है। अभी चाहे प्लूटोनिक हो चाहे टेक्टोनिक हो, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो मैग्मा निकल कर आ रहा है या जो मैग्मा है जिससे बना है, मैग्मा में ही क्या है, एक्चुअल में मिनरल्स है। मैग्मा इज रिच इन द मोल्टन मिनरल्स। मैग्मा क्या है, वो मोल्टन मिनरल ही है, ठीक है। तो जो रॉक इनिशियली बनते हैं इग्नियस रॉक, तो उसमें क्या होता है, वही मोल्टन मैग्मा जो है मिनरल्स, वो आकर यहाँ पर सॉलिडिफाई होते हैं। दैट मोल्टन मैग्मा विल कंप्राइज ऑफ द मिनरल्स लाइक, जो बेसिक मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ओलिवाइन, ग्रेबो, बेसिक मिनरल्स हैं। इन्हीं मिनरल से बाकी सारी चीजें बनती हैं, ठीक है। सो द बेसिक मिनरल्स आर ओलिवाइन, द बेसिक मिनरल्स आर ग्रेबो, द बेसिक मिनरल्स आर फेल्सपार, वी हैव नीस, बसाल्ट, जो ओलिवाइन है, ओलिवाइन से बन जाता है बसाल्ट, ठीक है। बसाल्ट के साथ साथ क्या होगा, वी विल हैव ग्रेनाइट। सो दीज आर द एसेंशियल मिनरल्स और द बेसिक मिनरल्स जिससे बाकी सारे मिनरल्स मिलते हैं, ये बेसिक मिनरल्स हैं।
नाउ इफ यू टॉक अबाउट द लाइमस्टोन, विल टॉक अबाउट द अदर मिनरल्स, वो इनके ही ऊपर बनेंगे। इन मिनरल्स में जो चेंजेस होगा उससे बाकी मिनरल्स बनेंगे। वी विल आल्सो हैव सिस्ट। सो दीज आर द बेसिक मिनरल्स। मैग्मा के बेसिक मैग्मा इसी से बना होता है, इन मिनरल से, और यही मिनरल से बनते हैं क्या, व्हाट वी कॉल्ड एज इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक में ट्रांसफॉर्म होगा और उससे फिर आपका बन जाएगा कडप्पा या धारवाड़। सो वहां पर ये अपने क्या करेंगे, फॉर्म को चेंज करेंगे बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड द केमिकल हाइड्रेशन, एंड देन दे बिकम द आयरन ओर, लाइमस्टोन, माइका, टिन, पढ़ते हैं ना। सो वो सब इस मिनरल्स में जब चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, मैकेनिकल चेंजेस, उसके कारण फिर बाकी मिनरल्स बनते हैं। तो सबसे प्राइमरी मिनरल्स हैं जिससे बाकी सारे मिनरल्स बने हैं, वो कौन कौन से हैं, ओलिवाइन, दैट इज ग्रेबो, दैट इज फेल्डस्पार, दैट इज नीस, दैट इज बसाल्ट, दैट इज ग्रेनाइट एंड दैट इज सिस्ट। तो ये सब के सब किस में मिलेंगे आपको, एक इग्नियस रॉक पे मिलते हैं। द इग्नियस रॉक विल कंप्राइजेस ऑफ ऑल दिस मिनरल्स। अगर आप ओशियन बॉटम पे जाओगे तो यू विल फाइंड ओलिवाइन एंड बसाल्ट। जो ओशियनिक क्रस्ट है वो मिलनी किससे बना हुआ है, ओलिवाइन एंड बसाल्ट से बना हुआ है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो किससे बना होता है, ग्रेनाइट से। ठीक है, सिस्ट, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट दो प्रकार के होते हैं, नीस ग्रेनाइट होता है और एक होता है सिस्ट ग्रेनाइट। एक्चुअली देखोगे ना तो ग्रेनाइट भी इनसे बनता है, नीस ग्रेनाइट होते हैं और एक होते हैं सिस्ट ग्रेनाइट। जैसे बसाल्ट को क्या होता है, ओलिवाइन से बसाल्ट बनता है, तो वैसे ही नीस और सिस्ट से क्या बनता है, ग्रेनाइट बनता है। बट ग्रेनाइट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज बेसिक मिनरल। क्लियर है पीछे, एनी डाउट किसी को भी नहीं है ना? ओके, सो इग्नियस रॉक का क्या है, ये कुछ इसका प्रोसेस है। लिख लिया आप लोगों ने, इसको लिखवाना पड़ेगा क्या, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं होता, ये आपको कहीं पर राइटअप में काम नहीं आने वाला उतना, ये अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। हमको जो मेन पढ़ना है वो इंडियन रॉक्स पढ़ना है, तो उसको आपको लिखवाते हुए चलूंगा। ठीक है, जो अंडरस्टैंडिंग वाला उसको पहले समझ लेते हैं, और जो लिखने वाला है उसको लिखेंगे। यहाँ तक आपने लिख लिया, समझिए अच्छे से। ओके, सो इससे बनता है, इसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। अब देखो ये रॉक को थोड़ा समझ लेते हैं, इसके फीचर्स देख लेते हैं, सम ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ इग्नियस रॉक। चल, सबसे पहली बात क्या हो रहा है, ये एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर पे बने हैं, क्योंकि डायरेक्टली किससे बना है, मैग्मा या लावा से। और मैग्मा एंड लावा का जो टेम्परेचर कुछ भी हो, वो आपके क्या एक मोल्टन स्टेट पे था, वो हीटेड था, तो सो इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एनी लाइफ सर्वाइविंग ऑन दोज पर्टिकुलर मोल्टन मेटल। ऐसा हो सकता है कि कोई भी लाइफ उसके ऊपर सर्वाइव कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वहां पर किसी भी तरीके का क्या नहीं मिलेगा, फॉसिल्स। सो दिस रॉक्स आर एजॉइड। क्या बोलते हैं, दिस रॉक्स आर एजॉइड। एजॉइड मतलब प्रेजेंस ऑफ नो लाइफ फॉर्म, विच इज डिवॉइड ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज एजॉइड। डिवॉइड, DEVOID, डिवॉइड ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड एज एजॉइड। जिसमें किसी भी तरीके का लाइफ नहीं है उसको बोलते हैं एजॉइड। ठीक है, एंड आर अनफॉसिलिफेरस। अनफॉसिलिफेरस मतलब किसी भी तरीके का इसमें फॉसिल्स का प्रेजेंस नहीं होगा। इट इज एजॉइड एंड इट्स लार्जली अ अनफॉसिलिफेरस सॉइल। ये इसकी सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होगी। एंड दिस रॉक विल हैव द एसेंशियल मिनरल्स। तो इस रॉक की जो एसेंशियल मिनरल्स क्या होंगे, ये सारे होंगे। दिस रॉक विल हैव ओलिवाइन, ग्रेबो, फेल्डस्पार, नीस, बसाल्ट, ग्रेनाइट एंड सिस्ट। क्लियर है? अब जब हम इंडियन रॉक्स पढ़ेंगे, अभी यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, पर इंडियन रॉक टाइप अलग से बताऊंगा। तो इंडियन रॉक्स में से कुछ बेसिक है जिसको इसके अंदर क्लासिफाई। नहीं ठीक है, क्या गर्मी कहाँ लगी, मुझे तो नहीं लग रही है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें कि क्या क्या चीजें। नो सी, तो इंडियन रॉक्स के जब हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो वहां पर समझ आएगा दैट दिस रॉक विल हैव द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट इज जो इसके अंदर आते हैं, उसमें एक होता है आपका आर्कियन रॉक, आर्कियन रॉक, एंड द सेकेंड वन जो इसी ग्रुप के अंदर आता है उसको बोलते हैं डेक्कन ट्रैप। तो इस ग्रुप में दो एसेंशियल सॉइल आएंगे, वन इज आर्कियन एंड सेकेंड वन इज डेक्कन ट्रैप। तो जब इंडियन सॉइल्स का हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, अभी बस नाम लिखो है ना, जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो विल फाइंड देयर आर द टू टाइप्स ऑफ रॉक विच आर पार्ट ऑफ इग्नियस रॉक, विच आर आर्कियन रॉक एंड द डेक्कन ट्रैप। आर्कियन रॉक एंड द डेक्कन ट्रैप। क्लियर है?
Archean rock and Deccan Tract. Okay, so this is about the igneous rock. Now we'll look into the sedimentary rock. ठीक है, the second one is sedimentary. Sedimentary rock. सेडिमेंट्री रॉक्स लेते हैं, उस विंडो से खोल दो। ठीक, गर्मी लग रहा है, पीछे तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, खोल दो विंडोज खोल। ग्रीन शेड है ना, कोई इशू नहीं है, खोलो ना, तो सर्कुलेशन तो अच्छा होगा ना। चलिए, तो सेकंड क्या आपका सेडिमेंट्री रॉक। नाउ इसके बारे में बात करते हैं। तो अब सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं, इनकी जो फॉर्मिंग प्रोसेस है, इट इज बिट डिफरेंट फ्रॉम द इग्नियस रॉक, बिकॉज इग्नियस रॉक बनने के बाद सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। सो देयर मस्ट बी अ प्रेजेंस सम पेरेंट मटेरियल ऑलरेडी, कुछ ऐसा मटेरियल पहले से हो, उसके ऊपर ही क्या हो सकता है, एक रॉक बनेगा, जिसको बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक। क्लियर है? सो इट इज फॉर्म बाय द सेडिमेंट। अब सेडिमेंट से किस तरीके से बनेगा, तो उसका फॉर्मिंग प्रोसेस थोड़ा समझते हैं। एक सेडिमेंट्री रॉक बनने के फॉर्मिंग प्रोसेस क्या हो सकते हैं। तो सपोज करते हैं देयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अ रॉक, कोई एक पहले से कोई एक रॉक था, सपोज करो दिस इज अ रॉक कॉल्ड इग्नियस रॉक, एक एग्जिस्टिंग रॉक पहले से। अब इस रॉक से क्या होगा, सेडिमेंट्री बनेगा। वो कोई भी रॉक हो सकता है, एक सेडिमेंट्री रॉक से दूसरा सेडिमेंट्री रॉक बन सकता है। फ्रॉम एन इग्नियस रॉक वी विल गेट द सेडिमेंट्री रॉक, फ्रॉम मेटामॉर्फिक रॉक वी कैन गेट अ सेडिमेंट्री रॉक। कोई भी रॉक से कोई भी रॉक बन सकता है। नाउ अब वो क्या है एसेंशियली, नाउ दिस रॉक, तो इस रॉक में क्या होगा, कुछ प्रोसेस अप्लाई होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या करना होगा कि कोई एक हार्ड रॉक है, वो हार्ड रॉक क्या हो जाए, टूटे। तो टूटने के लिए सबसे पहले जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं वेदरिंग। द फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेदरिंग, समझना। वेदरिंग, देन इरोजन। इसकी फॉर्मिंग प्रोसेस बता रहा ना, पहले क्या होगा, वेदरिंग, फ्रॉम वेदरिंग द सेकेंड स्टेज इज इरोजन। आफ्टर इरोजन द रॉक में फिर क्या होगा, तो फर्स्ट इज वेदरिंग, देन वी हैव इरोजन। इरोजन के बाद रॉक के साथ क्या होने वाला है, एनीवन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक, ट्रांसपोर्टेशन। आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशन, आफ्टर डिपोजिशन lithification, and then it will become। तो यहाँ पर कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड लिथिफिकेशन। समटाइम्स इट स्टार्ट ऑल्सो फ्रॉम द इरोजन, वेदरिंग से पहले इरोजन भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस से क्या होगा, एक रॉक फॉर्म होगा। इस रॉक को बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक। The rock which will start from the weathering and ends with the lithification are called as sedimentary rock. अब समझते हैं ये होता क्या है, what is weathering? जो रॉक के ऊपर का जो हिस्सा है, बढ़ाऊंगा बाद में, लीचिंग, कैपिलरी एक्शन सब पढ़ाऊंगा, इसमें नहीं होता। अब वेदरिंग तीन प्रकार से हो सकते हैं। वेदरिंग के तीन प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट इज केमिकल वेदरिंग, ये हो सकता है। वेदरिंग कुड बी अ फिजिकल वेदरिंग एंड इट कुड बी अ मैकेनिकल वेदरिंग। सॉरी, मैकेनिकल नहीं, इट कुड बी अ बायोलॉजिकल। फिजिकल इटसेल्फ इज अ मैकेनिकल। तो रॉक की तीन तरीके से वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, या बोल सकते हैं फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक, देखो अच्छे से समझाते क्या होता है। सपोज करो दिस इज अ रॉक, दिस इज अ पीस ऑफ रॉक, ठीक है, ये पूरा क्या है, एक पीस ऑफ रॉक है। अब रॉक में क्या हो रहा है, लगातार बारिश हुई तो ये गीला हो गया, ठीक है, दिख तो वैसे ही रहा है, बट उसके अंदर क्या होगा, पानी चले जाएंगे, हाइड्रेशन होगा, तो क्या होगा, वो रॉक गीला हो गया। फिर अचानक से क्या होगा, बहुत तेज धूप निकली, ये क्या हो गया, सूख गया। तो लगातार क्या हो रहा है, वो इट बिकम स्टिकी एंड इट बिकम, तो इस तरीके से जब क्या हो तो इट बिकम फ्रैबल। फ्रैबल मतलब वो धीरे धीरे
उसकी जो एडहेसन था, उसका जो एडहेसिव फोर्स था जिससे वो रॉक बना था, वो धीरे धीरे लूज होने लगता है। बहुत समय के बाद क्या होगा कि जब रॉक गीला होने के बाद सूखेगा और इस तरीके से खुलने लगेगा, उसका जो टॉप लेयर होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, उसके ऊपर छोटे छोटे वो टूटने लगेंगे और टूटने के बाद वो डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है एक प्रकार का वेदरिंग जिसको बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग, जो टेम्परेचर और प्रेशर के इम्पैक्ट में हो रहा है। समझ आ रहा है? हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना, समझना है कि होता क्या है, इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो एक ये तरीका हो सकता है कि रॉक जो था वो रॉक क्या हो रहा है, पहले प्रॉपर था, फिर बिकॉज ऑफ फिजिकल चेंजेस वो धीरे धीरे लूजन अप हुआ और लूज होने के कारण वो डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया। तो फर्स्ट इज दिस फिजिकल बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर फिजिकल एक्टिविटी। हो सकता है हमने हथौड़ी मार दी हो, हथौड़े मार दिए, छोटे फॉर्म में टूट गया, फिर वो वहाँ से कहीं और चला गया। ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है, एक हो सकता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग कैसा होगा, जो ह्यूमस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो उनके कारण होता है ये। ह्यूमस हो गया, मॉसेस हो गया, लाइकन हो गया, प्लांट हो गया, वेजिटेशन हो गया। अब रॉक के ऊपर सपोज करो रॉक का कोई रीजन था, वहाँ पर एक पेड़ होगा, तो पेड़ ने क्या किया, उस रॉक को डिफॉर्म कर दिया अपने रूट से, अब वो अलग अलग सिस्टम में टूट गया। समझ आ रहा है? तो बायोलॉजिकल एक्शन से हो सकता है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ फिजिकल एक्शन एंड टू बी बिकॉज ऑफ केमिकल एक्शन। केमिकल एक्शन का सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि क्या होता है आपका लाइमस्टोन की टोपोग्राफी जितने भी बनते हैं, पानी जो होता है, पानी में क्या होते हैं, अलग अलग केमिकल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। हम सरफेस रन ऑफ में आते हैं चीज़ें, तो ये जो केमिकल चीज़ें होती हैं जब वो रॉक्स में मिलती हैं तो उसके कारण क्या होता है, केमिकल एक्शन होता है। एंड बिकॉज ऑफ केमिकल एक्शन वो रॉक क्या होते हैं, धीरे धीरे डिफॉर्म हो जाते हैं, अपने शेप को या अपने साइज को बदल देते हैं। सो इट कुड बी बिकॉज ऑफ थ्री थिंग्स, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ वेदरिंग द रॉक बिकम डिसइंटीग्रेटेड। वेदरिंग मतलब उसी जगह पे रॉक है, रॉक इज इन द सेम पेस एंड देन एक ही स्पॉट पे और वो लूजन अप हो रहा है, उसी के ऊपर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। इरोजन कुड बी बाय द एजेंट्स ऑफ इरोजन। वेदरिंग तो वहीं पर जो स्टैंडिंग रॉक है यहीं पर होगा, मतलब हो रहा है कि यही रॉक जो हो रहा है, ये वाला सिंपल सा जो रॉक है, दिस रॉक इज ब्रोकन अप एंड ब्रोक होने, टूटने के बाद ये रॉक क्या हो रहा है, यहीं कहीं पर आकर गिर जा रहा है। ऐसे कुछ छोटे छोटे लेयर्स पे ये डिफॉर्म हो जा रहा है शेप। छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होगा, रॉक टूटने लगेगा। समझ आ रहा है? ये रॉक टूटकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में होगा, तो दिस इज कॉल्ड एज वेदरिंग। ये सेकंड में हो रहा है ये वेदरिंग। इसके बाद हो सकता है इसका इरोजन। इरोजन होते हैं बाय एजेंट्स ऑफ इरोजन, बाय एजेंट्स ऑफ इरोजन। एजेंट्स ऑफ इरोजन, यहाँ एजेंट किसको बोलेंगे, वो सारे के सारे फैक्टर्स दैट विल इरोड अ पर्टिकुलर रॉक, दोज फैक्टर्स विच इरोड्स द रॉक। आपको क्या हो गया, ऐसा रखे हुए हो? अच्छा, ऐसे ही वो करते हो क्या? अच्छा, दोज फैक्टर्स विच इरोड अ पर्टिकुलर रॉक, लाइक फर्स्ट रिवर एंड द इरोजन विच वाज ड्यू टू रिवर इज कॉल्ड एज फ्लूवियल इरोजन। रिवर्स के कारण जो इरोजन होगा उसको बोलते हैं फ्लूवियल इरोजन। इरोजन कुड बी बिकॉज ऑफ विंड, द विंड इरोजन इज कॉल्ड एज एओलियन इरोजन। तो ऐसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, इसको इरोड कर सकते हैं। द मोस्ट टू प्राइमरी फैक्टर्स आर रिवर एंड विंड। क्लियर हो रहा है? तो एक रिवर आ रही है, ऑलरेडी यहाँ रॉक है, रिवर बार बार उसे टकरा रही है और क्या कर रही है, उसकी कटिंग करती है। रिवर्स रॉक को दो तरीके से काटती है, हॉरिजॉन्टल कटिंग या वर्टिकल कटिंग, रिवर सिस्टम में देखेंगे। अब यहाँ से सपोज करो फ्रॉम दिस रीजन कोई एक रिवर आ रही है और फ्लो कर रही थी, तो ये रिवर बार बार क्या करेगी, उसको हिट करेगी और फ्लो हो जाएगी, हिट करेगी और फ्लो हो जाएगी। तो लगातार इसका ये वाला जो पोर्शन होगा वो कट जाएगा और कटने के बाद यहीं स्टोर हो जाएगा और फिर रिवर उसको क्या करेगी, वहाँ से वॉश आउट करके अपने साथ लेकर चले जाएगी। उसी से रिवर का सेडिमेंट बन रहा है। समझ आ रहा है? तो रिवर ने क्या किया, इस रॉक को धीरे धीरे डिफॉर्म किया और डिफॉर्म करने के बाद उसको अपने साथ बहा कर ले गई। सेकंड क्या होता है, इरोजन। इरोजन फिर समझ आ रहा है? तो कटिंग ऑफ अ रिवर। वेदरिंग क्या था, कटिंग नहीं था, वेदरिंग क्या था, डिसइंटीग्रेशन था, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। वो टूट रहा है और वहीं पर रह जा रहा है। इरोजन में क्या हो रहा है, कटिंग ऑफ रॉक्स। इरोजन क्या कर रहा है, रॉक को कट कर रहा है, इरोड कर रहा है और उसको वहां से लेकर भी जा रहा है। सो सेकंड इज इरोजन। इरोजन के बाद क्या होगा, जो भी पार्टिकल्स यहाँ पर होगा, वेदरिंग के जो पार्टिकल्स हैं या इरोजन के पार्टिकल है, वो पार्टिकल उस प्लेस से, जिस प्लेस में वेदरिंग हुआ था उस प्लेस से कहीं और चले जाएंगे, थोड़ी दूर ही सही। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, जो भी ये वेदर्ड पार्टिकल है या जो इरोडेड पार्टिकल है
weathered particles or the eroded particles move from parent rock material to some other place. ठीक है, तो weathered or the eroded particles move from parent rock to some other places. That is known as transportation. उसको बोला जाएगा ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन के बाद वो कहीं पर जाकर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे. ऑल द सेडिमेंट्स गेट डिपॉजिटेड समवेयर, कहीं पर जाकर वो डिपॉजिट होंगे, और जब वो डिपॉजिट हो जाएंगे देयर दिस रॉक्स विल अगेन स्टार्टेड, उनमें फिर से क्या होगा, एडहेशन स्टार्ट होगा, जो अपने आपस में जुड़ना स्टार्ट कर देंगे. सो दे विल गेट डिपॉजिटेड एट सर्टेन अदर प्लेसेस, और उसके बाद फिर क्या होगा, एट द डिपॉजिटेड पॉइंट दे विल अगेन गेट इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल रॉक्स, और दे विल गेट लिथिफाइड, वो आपस में फिर से क्या हो जाएंगे, जुड़ने लगेंगे, और जुड़ने के बाद एक रॉक को फॉर्म करेंगे जिसको बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक. दे विल लिथिफाइड एंड फॉर्म अ रॉक विच इज नोन एज सेडिमेंट्री रॉक्स. ट्रांसपोर्टेशन कुछ नहीं, पानी ने बहा के ले गया सेडिमेंट जो है, उसको कोई उठाकर ले गया वहां से कहीं और, मतलब जो पेरेंट रॉक का पोजीशन था वहां से कहीं पर भी, चाहे वो 1 मीटर दूर जाए, चाहे वो थाउजेंड्स ऑफ मीटर दूर जाए, इफ द पेरेंट रॉक से उसको कहीं भी दूसरी जगह ले जाकर उसको जमा किया गया तो वो ट्रांसपोर्टेशन. ये तो सिंपल वर्ड्स है, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन. सर हाँ बोलो. वो पेरेंट रॉक में और जो लास्ट में लिथिफाइड रॉक, दोनों में डिफरेंस होगा? बिल्कुल डिफरेंस होगा. अब इसमें इतने सारे प्रोसेस हुए, बिकॉज ऑफ ऑल दोज प्रोसेसेस, इतना सारा जो इसमें प्रोसेस हुआ, केमिकल हाइड्रेशन हुआ, बायोलॉजिकल हुआ, तो उसकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगी. इग्नियस की प्रॉपर्टी से इसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी. वाई? बिकॉज इसमें इतना कुछ बायोलॉजिकल एक्शन टेक प्लेस, फिजिकल एक्शन टेक प्लेस, केमिकल एक्शन टेक प्लेसेस, है ना, लगातार उसमें वाटर हो रहा है या विंड का एक्शन हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ वेरियस एक्शंस, क्लाइमेटिक कंडीशन, इट विल गेट चेंज. इग्नियस तो सीधा मैग्मा आया था और वो जमा था, अब उस मैग्मा के ऊपर, अर्थ के ऊपर रहने के बाद कितना कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है, तो डेफिनेटली देयर इज अ चेंज इन द सेडिमेंट्री रॉक. प्रॉपर्टीज में वेरी और प्रॉपर्टीज विल वेरी, में नहीं, प्रॉपर्टीज विल वेरी. तो यहाँ पर बहुत सारे इसके क्या होंगे, प्रॉपर्टीज वेरी होंगे. फॉर एग्जाम्पल द सेडिमेंट्री रॉक विल हैव द फॉसिल्स, वहाँ पर फॉसिल नहीं थे क्योंकि बायोलॉजिकल एक्शन टेक प्लेस हो रहा है, तो देयर इज अ चांस दैट आवर सेडिमेंट्री रॉक विल हैव द फॉसिल्स. पहला चीज, सेडिमेंट्री रॉक क्या नहीं होंगे, एजॉइड नहीं होंगे, दे विल हैव द फॉसिल्स. देख लो वहाँ पर फीचर्स, दिस रॉक्स वे हैव द फॉसिल्स. इंडिया में इस रॉक का एग्जांपल क्या होगा, सेडिमेंट्री का. द एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन इंडिया, कडप्पा. कडप्पा इज अ सेडिमेंट्री रॉक. गोंडवाना, द गोंडवाना रॉक इज अ सेडिमेंट्री रॉक. द विंध्यन रॉक, अगेन अ सेडिमेंट्री रॉक. कडप्पा, गोंडवाना, विंध्यन, these are sedimentary rock. And if I say which among the following rock of India is a igneous sedimentary, that is Dharwad. Dharwad igneous sedimentary. Dharwad को completely sedimentary नहीं बोलते. Dharwad has the property of both the igneous and the sedimentary. तो Dharwad is the igneous sedimentary rock. धारवाड़ में क्या नहीं होंगे, फॉसिल्स नहीं होंगे. धारवाड़ रॉक विल नॉट हैव द फॉसिल्स. तो जो आजकल इक्विपमेंट मिलते हैं वो सेडिमेंट्री होते हैं. हाँ, जिसमें फॉसिल्स के प्रिंट मिलते हैं, हाँ, वो सेडिमेंट्री रॉक. नहीं वैसे फॉसिल्स नहीं निकालते हैं, उसका प्रोसेस अलग है. वो उसको बोलते हैं पैलियोमैग्नेटिज्म, उससे निकाला जाता है. तो बोलते हैं ना कि इसके फॉसिल्स मिले या इस एज का रॉक है. अर्थ का क्या होता है, जो रॉक होते हैं ना, वो जिस पीरियड का होता है उस पीरियड की उसमें मैग्नेटिज्म स्टोर्ड होती है. समझ रहे हो, उस पीरियड के उसके ऊपर मैग्नेटिज्म स्टोर्ड होता है और उसके बेसिस पे बताया जाता है. वो बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. पैलियो मैग्नेटिज्म वहाँ तक नहीं जाना ना, जाना होगा तो फिर बाद में कभी बात करेंगे, इतना डीप नहीं जाना है. हमें बस मेनली समझना है कि क्या है आपका सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक. ठीक है. नाउ द थर्ड वन इज योर मेटामॉर्फिक रॉक. थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक, सबसे इजी रॉक. सर सेडिमेंट्री रॉक में मिनरल्स होंगे? हाँ, मिनरल्स सेडिमेंट्री, सभी रॉक्स में मिनरल्स होते हैं. तो उसको कॉन्सेंट्रेट
बात करेंगे ना अभी वो इंडियन रॉक्स में जाके, इसलिए नाम लिखवा दिया है। बहुत सारे मिनरल्स हैं, इसलिए उसको रामीन लिखा है। सेडिमेंट्री रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स हैं। देखो धारवाड़ इज एन इग्नियस सेडिमेंट्री बोला है, इग्नियस धारवाड़ है, लेकिन उसमें जब सेडिमेंटेशन हुआ उसके बाद ही हम उसको इरोड कर पा रहे हैं। इग्नियस बहुत हार्ड होते हैं जो नॉर्मल इग्नियस होते हैं। आर्कियन में अगर आप ड्रिलर चलाओगे ड्रिलर टूट जाएगा, रॉक नहीं टूटेगा, आर्कियन इतना स्ट्रॉन्ग है। पर धारवाड़ में हम क्या करते हैं, उसको ड्रिल करके हम उससे मिनरल्स निकाल पाते हैं। सो सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्म में जब वो कन्वर्ट होते हैं, सो दे विल हैव बोथ द मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स, दोनों ही वहाँ पर दिखेगा। नाउ द थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक को एक अलग से पेरेंट रॉक नहीं होते, दीज आर जस्ट अ एग्जिस्टिंग रॉक्स जिसने अपने क्या किए हैं, स्ट्रक्चर को चेंज किया है। तो मेटामॉर्फिक रॉक में लिखोगे दे चेंज द फॉर्म, दिस रॉक चेंज देयर फॉर्म, this rock changed their form because of the extreme pressure and temperature. These rocks acquire a particular shape and are highly crystallized. Particular shape and are highly crystallized. क्लियर है? तो ये इनका क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? केमिस्ट्री पढ़ के आने वालों स्कूल में व्हाट आर क्रिस्टल, लैटिक्स स्ट्रक्चर सब बना के आए होंगे 12th क्लास में अपने एग्जाम में। व्हाट इज दिस लैटिस स्ट्रक्चर? आर्यन अभी तो आप कॉलेज से जस्ट आ रहे हो, कॉलेज भी नहीं पहुंचे हो ठीक से, बताओ जल्दी से। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग, आपका भी वेरी गुड, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और द मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, है ना। अब पार्टिकल्स क्या है, वो मॉलिक्यूल्स ही है। तो जो एक रॉक बन रहा है उसके जो एटम्स हैं उनका क्या होगा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट होगा। मतलब ये जो रॉक्स होंगे ये प्रॉपरली जिस शेप में दिखेंगे उसी शेप में हर जगह मिल रहे होंगे। धारवाड़ का कोई शेप नहीं होगा, कलर होगा सब कुछ होगा पर उसका कोई शेप नहीं होगा, वो बड़े बड़े से चंक्स जैसे पड़े होंगे। पर ये जो होंगे ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में, एक शेप में दिख रहे होंगे, जैसे कि संगमरमर होता है। हैव यू सीन द मार्बल्स? तो मार्बल्स जो होते हैं वो क्या है, वो एक प्रकार के मेटामॉर्फिक, क्योंकि उनका प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बन चुका है और उस स्ट्रक्चर के कारण उनका एक स्पेशल शेप है। तो ये अपने फॉर्म को चेंज करते हैं और उसके कारण इनके क्या होता है, एक शेप होता है। एंड दिस चेंज बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पेसिफिकली विंध्यान रॉक्स। विंध्या जो है वो सेडिमेंट्री भी है और वो भी विंध्यान रॉक्स। जो हमारे यहाँ पर मार्बल वगैरह मिलते हैं ना वो विंध्यंस में ही मिलते हैं, मकराना मार्बल्स एंड ऑल। सो विंध्यान रॉक्स इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। यहाँ तक क्लियर है? तो इस तरीके से क्या होते हैं, देयर आर 3 एसेंशियल और द टाइप्स ऑफ रॉक्स जो अभी उन्होंने बात किया। अब इन सभी रॉक्स को लेकर जो टाइप्स यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, तो ये रॉक्स देखेंगे तो देखो इग्नियस रॉक, पहले बता रहा हूँ, एक इग्नियस रॉक क्या बन सकता है, सेडिमेंट्री रॉक बन सकता है। एक इग्नियस रॉक डायरेक्टली क्या हो सकता है, मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। एक सेडिमेंट्री रॉक क्या बन सकता है, मेटामॉर्फिक हो सकता है। फ्रॉम अ मेटामॉर्फिक रॉक अगर उसका डिफॉर्मेशन हुआ और वो जाकर क्या बन सकता है, हो सकता है ना, अ मेटामॉर्फिक रॉक कैन बिकम अ सेडिमेंट्री रॉक्स। अच्छा डबल है। देन अ सेडिमेंट्री रॉक कैन बिकम अ इग्नियस, अ मेटामॉर्फिक कैन बिकम अ इग्नियस। अब ये थोड़ा सा आप लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा सर, अब सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक किस तरीके से इग्नियस बन गया, तो पता था ये डाइजेस्ट नहीं होगा, बाकी सारा हो जाएगा, मैंने पहले ही बता दिया। अब होता क्या है, अब वापस आते हैं इस डायग्राम पे, ठीक है। अब अर्थ के क्या है, ये जो प्लेट्स हैं ये अलग अलग प्लेट्स हैं। सपोज करो दिस आर द 2 प्लेट्स, ऐसा दिख रहा है आपको, है ना। सो दिस आर द 2 प्लेट्स। अब क्या होता है कि एक मान लेते हैं कि 2 अलग अलग लैंड है, वन दिस वन एंड सेकेंड इज दिस। तो क्या होगा, दोनों का कभी भी डेंसिटी, जिनका वेट एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, प्लेट मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह,
अर्थ में ऐसे ही हो रहा है, सारे के सारे प्लेट्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, नीचे से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, या तो वो उनको आपस में पास ला रहा है या तो क्या कर रहा है, उनको दूर कर रहा है। ठीक है, ये पढ़ाऊंगा आगे चलकर, उसको प्लेट टेक्टोनिक बोलते हैं। उतना ज़्यादा डिटेल में हमको यहाँ जाना नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत मैं फॉर्मेशन के बारे में बात करूँगा। तो ये जो प्लेट्स है वो क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे का मूव कर रहे हैं या एक दूसरे के तरफ मूव कर रहे हैं। सपोज करो दिस इज द लाइटर एंड दिस इज द हैवियर। तो क्या होगा, जब ये दोनों आपस में पास आएंगे बिकॉज ऑफ द कंप्रेसिव फोर्स, ये खींच के ला रहा है इसको, बिकॉज ऑफ कंप्रेसिव फोर्स ये आगे आ रहे हैं, तो ये क्या है, इट बीइंग अ डेंसर हार्ड, ये मान लेते हैं डेंसर और ये लाइटर है, इट बीइंग डेंसर ज़्यादा हैवी है, वो क्या होगा, नीचे चला जाएगा। ये टकराएंगे तो ये क्या होगा, हैवी है तो ये हैवी वाला क्या होगा, नीचे चला जाएगा, इट विल गो बीनीथ। ठीक है, और बाकी इसका जो पोर्शन होगा वो यहाँ पर लिथिफाइड होने लगेगा, और लिथिफाइड होकर ये क्या बना देगा, समथिंग कॉल्ड एज माउंटेन। इस तरीके से यहाँ लिथिफाइड होगा और वो जमने लगेगा और उसके क्या बनेगा, एक माउंटेन बनेगा। दिस माउंटेन इज कॉल्ड एज फोल्ड माउंटेन। ऐसे माउंटेन को बोला जाता है फोल्ड माउंटेन। और कुछ पोर्शन इसका नीचे जाएगा एंड फ्रॉम दिस पोर्शन, इस गैप से वो क्या होगा, अचानक से वो टूट कर नीचे चला जाएगा और अगेन इट विल गो इनटू द मैग्मा चेंबर। वहाँ पर वो फिर से मेल्ट होगा और मेल्ट होने के बाद वो फिर से किसी और मैग्मा चेंबर से बाहर आ जाएगा। तो एसेंशियली होता क्या है, एक इस तरीके का मेंटल कन्वेक्शन सेल्स बने होते हैं अर्थ के नीचे। अगर देखोगे, सपोज करो दिस आर द टू प्लेट्स, ठीक है, तो ये कैसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है और उसके बाद फिर वो नीचे आएगा। अब हुआ क्या, ये इसके सपोज करो दिस इज लाइटर दिस इज हैवियर, तो हो क्या रहा है, इसके कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर अरेंज हो गए, ये बन गया हमारा माउंटेन। अब ये पोर्शन टूटकर नीचे चला जाएगा, कहाँ पर, इस पे, यहाँ पर मैग्मा है, पिघलेगा और पिघलने के बाद फिर इस कन्वेक्शन सेल से ऊपर आ सकता है। ठीक है, तो कहीं पर क्या हो रहा है, आउटब्रस्ट हो रहा है और कहीं पर क्या हो रहा है, वो नीचे की ओर जा रहा है। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से प्रॉपर अरेंजमेंट है अर्थ के नीचे, इसको बोलते हैं मेंटल कन्वेक्शन लिम्स। भाई पढ़ने की जरूरत, लिखने की जरूरत नहीं, बातें कहीं बता दूंगा, ठीक है ना। तो इसी को ये एक्चुअल प्लेट टेक्टोनिक के अंदर पढ़ा जाता है, जो ज्योग्राफी का सबसे बड़ा टॉपिक होता है, सबसे हार्ड टॉपिक और सबसे अच्छा टॉपिक भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है लगातार, तो जब ये प्रोसेस अप्लाई होगा तो इसमें क्या हो रहा है कि जो भी सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक है, इग्नियस है, वो नीचे जा सकते हैं और बनकर फिर किस रूप में आएंगे, दे विल अगेन कम्स एज इग्नियस रॉक। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इनका कोई भी रॉक किसी भी रॉक में चेंज हो सकता है, इसी को बोलते हैं रॉक साइकिल। ठीक है, उसको बोलते हैं रॉक साइकिल। तो याद रखना कि एनी रॉक कैन टेक द शेप ऑफ और द फॉर्म ऑफ एनी अदर रॉक्स, एंड दिस पर्टिकुलर जो चीज़ें बता रहा हूँ, इट इज कॉल्ड एज रॉक साइकिल। क्लियर है? अच्छा, एक मैसेज कन्वे कर देता हूँ। पहले मैंने कहा था कि लास्ट वीक तक कॉपी सबमिट नहीं करनी है, इस वीक से करनी है आप, है ना। आप जो कमिंग में आएगा यहाँ से आपको कॉपी सबमिट करनी है। पिछले सैटरडे को कुछ लोग मुझको सबमिट कर दिया ऑनलाइन वंस, आई हैव सेड कि नहीं करना है, कहा था कि नहीं। अब आप लोग कॉपी सबमिट्स करोगे, ठीक है ना, इस वीक से स्टार्ट करोगे, मतलब जो कमिंग होगा। अच्छा, पिछले वीक क्योंकि कुछ, हाँ तो आज से करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गेट द डेट्स? मंडे वाले कितने लोग हैं? मंडे, so 3 person will submit their copies on Monday, Tuesday, again 3, Wednesday, Thursday, none. Okay, कितने लोग ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उनको डेट्स नहीं मिले हैं? आपको तो पिछले सेशन से आए हो, तो आपको कैसे नहीं होगा डेट? हाँ तो चाहिए। Those who have registered and didn't get the dates for submission of copy, आप तो खैर उसी दिन आए ना संडे को। हाँ तो उठा लो फिर बता रहा हूँ। सो यू 3, आप तीनों थर्सडे करोगे, आयुषी एंड आप फ्राइडे, ठीक है। अदर्स जो भी जैसे रजिस्ट्रेशन होगा, आई विल गिव यू द डेट्स, ठीक है, कि किस किस दिन किसको करना है। ओके, नाउ आते हैं हम लोग सेकेंड टॉपिक पे। बस सेकेंड टॉपिक नहीं होता, इसको आगे बढ़ाते हैं। नाउ विल लुक इनटू द रॉक्स ऑफ इंडिया। हुआ क्या था उसको समझते हैं। सो इस तरीके से रॉक्स अलग अलग तरीके के होते हैं। वी हैव द पेरेंट रॉक्स का एज इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो 3 तरह के बेसिक रॉक्स होते हैं। अब इस तरह के रॉक्स की स्टडी की गई इंडिया पे। सो देयर इज अ पर्सन विद द नेम टी हॉलैंड। एक्चुअली वी विल नाउ लुक इनटू द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड द रॉक्स ऑफ इंडिया, जो हमारा टॉपिक है अभी, उसका बेस कर रहे थे, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड रॉक्स ऑफ इंडिया। सो देयर इज अ पर्सन हुज नेम इज टी हॉलैंड। एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था टी हॉलैंड।
उन्होंने क्या किया, इंडिया के सारे जगह पे जाकर रॉक्स की एक स्टडी की. He studied all the rocks. He is an geologist. And then, on the basis of his study and the properties of various rocks which he has found it, he just give the 9 standard rocks which are found in the India. Actually में 8 major types बताया और एक smaller types बताया. ठीक है. So सारे rocks को पढ़ा और उनके property के हिसाब से T. Holland has classified the Indian rocks. So this man T. Holland, he classified the Indian rocks into the following groups. He classified Indian rocks on basis of rocks property. रॉक की प्रॉपर्टी के हिसाब से उन रॉक्स को इन्होंने क्लासिफाई किया इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स. ठीक है, तो देखते हैं. So what he did, सबसे पहला he said the first rock जो इंडिया में इन्होंने फाइंड किया that is आर्कियन on the basis of age. और ये जो अरेंजमेंट है रॉक का प्रॉपर्टी और उसके एजेस के हिसाब से है. एंड एजेस मतलब कौन सा रॉक कितना पुराना है. So the first rock he gave is आर्कियन, the oldest rock of India. इंडिया में जो पाए जाने वाले जितने भी रॉक उसमें सबसे ओल्डेस्ट रॉक क्या होगा, that is आर्कियन रॉक. Archean. The second group is Dharwad. These two together, he termed them as Puratan. These two rock together is called as Puratan rock. Puratan rock. Note it down. बनाइए इसको फटाफट. So first is Archean rock, second one is Dharwad rock, and these two group are together called as Puratan. After these two rock, he gave the third classification as Kadapa. The fourth one is Vindhyan. And these two, Kadapa and Vindhyan, they together are known as Purana rock. Purana. So we have Puratan, we have Purana. Then the fifth one is called as Dravidian rocks, या Dravid. जिसके ग्रुप का भी नाम क्या है, द्रविड़ ग्रुप. द्रविडियन के बाद जाओगे तो वी विल हैव अ रॉक कॉल्ड गोंडवाना. डेक्कन ट्रैप. Deccan trap, tertiary, so these are the 8 large group. और इसके बाद एक और है जो स्मॉल है, प्लिस्टोसीन. प्लिस्टोसीन रॉक. And this together are called as, इन सभी को आपस में क्या बोला जाता है, this rock groups is known as Aryan rock group. Clear है? So we have Archean, Dharwad, Kadapa, Vindhyan, Dravid, Gondwana, Deccan, Tertiary and Pleistocene, the Aryan rock group. The geological structure and the rock.
लिख लो सभी जल्दी, बी फास्ट। हाँ, दिस इज पुरातन, दिस इज पुराना, दिस इज द्रविड़, दिस इज आर्यन। पुरातन, पुराना, द्रविड़ एंड आर्यन। ठीक है, तो इंडियन रॉक्स को हम क्या कर सकते हैं, कुछ इतने ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, सो ये किया किसने, टी हॉलैंड ने किया था। अब टी हॉलैंड ने जो रॉक ग्रुप्स बताए उसके हिसाब से नाउ विल डिटेल द इंडियन रॉक्स वन बाय वन। एक एक करके सारे इंडियन रॉक्स को पढ़ेंगे, देन आई गिव यू द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से समझना फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स में भी काम आएगा, मेंस के लिए भी काम आएगा और आपके आंसर राइटिंग में भी काम आएगा। अब पहले अच्छे से समझ लेना, इफ देयर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द रॉक्स, किसी भी रॉक की स्टडी पे अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम पे, ठीक है, तो व्हाट ऑल यू नीड टू राइट, व्हाट ऑल यू नीड टू थिंक। मैं थिंकिंग भी सिखा रहा हूँ, आपको सोचना क्या है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इफ द क्वेश्चन इज फ्रॉम द रॉक टॉपिक, फर्स्ट थिंग दैट यू विल understand or think about is the formation process, formation of rock. This is the one thing that you need to study. ये आपको पता है formation. Let me write it in the bigger font. Formation. And largely in the formation will सी कि किस तरीके से फॉर्म हुआ, तो essentially हम ये भी बताओगे कि किस ग्रुप का पार्ट है, वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ इग्नियस, मेटामॉर्फिक और द सेडिमेंट्री। सो फर्स्ट थिंग इज फॉर्मेशन। आफ्टर फॉर्मेशन वी नीड टू स्टडी अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक, दैट विच रॉक इज फाउंड इन द विच प्लेसेस। So second one is the distribution of rock. The formation, then we have distribution of rock. After distribution, the third thing about the rock we will need to study is, क्या पढ़ेंगे? The properties or the features. Features of any rock. And in the features we will see, we will talk about the fossils, है या नहीं, we will look into the minerals, कौन सा मिनरल्स किस रॉक से बन रहा है, we will also look into the soils, कौन सी मिट्टी उससे बनेगा, है ना, कि fossils, minerals and soils, the three most important thing, कि ये तीनों के बारे में हमें वहाँ पर बात करना होगा। Along with this, we will also look into the physical properties of rock, physical properties like it is a hard rock or the soft rock, it is brittle or not, वो टूट जाएगा नहीं टूटेगा, किस तरीके से रॉक होगा। तो रॉक्स की कुछ इन प्रॉपर्टीज़ को देखकर हमें एक रॉक की स्टडी करनी है। सो वन यू आर क्लियर विद द फॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, द फीचर्स, देन योर रॉक इज ओवर। ये चीज़ों को रॉक्स में हमको अच्छे से समझना है और इसके बारे में जानना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो इन बेसिस पे ही पढ़ना और इसको रखो। अब देखो, इसको नोट करके रखो अलग से कि दिस विल सी इन द, उसको मेन कॉपी में लिख दे, साइड में लिखना था, मेन नोट्स पे मत लिखो, इसको साइड मार्जिन पे लिखा करो कि हाँ इसको हमको मेंस में यूज़ करना है। आपकी कॉपी में कोई साइड मार्जिन है, कुछ नोट्स बन रहा है कुछ प्रॉपर, सबको एक जगह लिख दे रहे हो? सर नीचे रहता है, नीचे नहीं, साइड में बनाने बोलो, साइड में बनाएंगे। तो दो चार चीज़ें क्लास की ना, क्लास जैसा फॉलो करना, बता दे रहा हूँ पहले से। फर्स्ट थिंग, यू विल ड्रॉ साइड मार्जिन, और जो भी कॉन्सेप्ट में अलग सी चीज़ें इंट्रोड्यूस होती है, जैसे कि दिस वन इज द पार्ट ऑफ योर आंसर राइटिंग्स, तो इसको वहाँ पे कर लेना, या तो फिर आंसर राइटिंग कॉपी पे शुरू में लिख देना, ताकि ये थिंकिंग आपके पास रहे कि हाँ रॉक पूछा जा रहा है तो हम उसके ऊपर ये लिखेंगे। कभी कभी आता है इंपॉर्टेंस ऑफ रॉक, यूजेस ऑफ रॉक, तो ये सारी चीज़ तो बताओगे, फिर अब इसका इंपॉर्टेंस और यूजेस को जब और टॉपिक हम कवर करेंगे तब समझ आएगा। जैसे कि एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा होगा,
फॉर्मेशन ऑफ रॉक से सॉइल हुआ, सॉइल से हम उसको एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर पाएंगे, वहीं से हम उसके ऊपर वेजिटेशन बता पाएंगे, वहीं से हम उसके ऊपर इंडस्ट्री बता पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ों को लिंक किया जाएगा, बट जो हमारा बेसिस हैं, इन बेसिस की जो आपको क्या होगी, क्लैरिटी होगी। विदाउट क्लैरिटी विल नॉट एबल टू अप्रिशिएट द रॉक्स। नाउ we'll look into the Indian rocks and detail each and every one by one. The first one is Archean rock. Archean rock. चलो बात करते हैं आर्कियन रॉक के बारे में। सो आर्कियन रॉक अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल विल लुक इनटू ये किस तरह का रॉक है। आर्कियन इज एन इग्नियस रॉक। इट इज एन इग्नियस रॉक। सो विल लुक इनटू द फॉर्मेशन ऑफ आर्कियन रॉक। कैसा होगा इसका फॉर्मेशन, कौन सा प्रोसेस फॉलो करेगा। इट कुड बी ऑफ टू टाइप्स, प्लूटोनिक और टेक्टोनिक। या तो प्लूटोनिक होगा या तो टेक्टोनिक होगा। इट कुड बी बिकॉज ऑफ द इरप्शन ऑफ लावा इनटू द अर्थ क्रस्ट और बिकॉज ऑफ कूलिंग बीनीथ द अर्थ। या तो कूलिंग अंदर हो रहा है या तो कूलिंग इसका बाहर हो रहा है। क्लियर है। अगर वो बाहर कूल होगा तो वो अलग तरीके से बनेगा और अंदर होगा तो उसका फॉर्मेशन अलग होगा। लिखोगे आर्कियन रॉक, अभी समझ तो आ चुका है ना, अभी ऑलरेडी मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। सो डायरेक्टली लिखवा लिखोगे आर्कियन रॉक इज formed by the eruption cooling solidification and lithification of lava on the surface of earth and magma beneath the earth crust, beneath the surface of earth crust मतलब beneath the surface of earth। It is on basis of देखो cooling, on basis of cooling it could be a tectonic rock, bracket लगा cooling on surface, or it could be a plutonic rock, cooling beneath the surface। It could be a tectonic cooling on the surface or it could be a plutonic cooling beneath the surface। क्लियर है। सो ये दो प्रकार के होते हैं। नाउ द फीचर्स ऑफ आर्कियन रॉक, फीचर्स, इसके फीचर्स को देखते हैं। So first of all, these are igneous origin. This is igneous in origin. These are igneous in origin and are the oldest rock group of India. Igneous in origin and are the oldest rock group of India. And is also known as, and they are also known as basement complex कि इसी के ऊपर बाकी सारे रॉक्स या पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। सो दे आर एट द बेस ऑफ एवरी स्ट्रक्चर, दे आर नोन एज द बेसमेंट कॉम्प्लेक्स, ओल्डेस्ट रॉक एंड दे आर नोन एज द बेसमेंट कॉम्प्लेक्स। क्लियर है। नाउ द सेकेंड वन, दे आर एजोइड, that is devoid of fossils। They are very hard rocks।
they are very hard rocks, next point, and has presence of, they are very hard rocks and has the presence of minerals including, so they have the presence of minerals, कौन कौन से minerals मिलेंगे, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, सिस्ट, नीस, ग्रेबो, फेल्सपार. So granite, basalt, schist, gneiss, grabo, feldspar. Granite, basalt, schist, gneiss, grabo and feldspar. So these are the various minerals which are associated with the igneous rock. बहुत ज़्यादा हार्ड है, सो हम इसमें क्या नहीं कर पाते, इस मिनरल्स को एक्सट्रैक्शन नहीं कर पाते. वी आर नॉट यूजिंग डायरेक्टली मिनरल्स फ्रॉम दिस, वी आर यूजिंग द धारवाड़ ग्रेड ग्रेनाइट. ग्रेनाइट जो कि धारवाड़ में वो यूज़ करते हैं जो हल्का सा सेडिमेंटेड हो चुका है. आर्कियन ग्रेनाइट हम यूज़ नहीं करते. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, द डिसइंटीग्रेशन एंड इरोजन ऑफ दिस रॉक, द डिसइंटीग्रेशन एंड द इरोजन ऑफ दिस रॉक leads to the formation of, the disintegration and erosion of this rock leads to the formation of igneous sedimentary rocks like Dharwad. Igneous sedimentary rocks like Dharwad. ठीक है, तो इस रॉक से क्या बनेगा, igneous sedimentary Dharwad rock बनेगा. The next one is the distribution of the Archean rock. Distribution of Archean rock in India. Distribution of Archean rock. ठीक है, तो अगर इंडिया में हम लोग बात करेंगे तो Archean rock they are found mainly in the 3 series. Archean rock is found in the 3 important series. The first series is called as Nilgiri gneiss, okay, they are found in the 3 series, Nilgiri gneiss. The second one is Bundelkhand gneiss, and the third one is Bengal gneiss. Nilgiri, Bundelkhand and Bengal gneiss. So, धारवाड़ का जो पैचेस हैं वो आर्कियन पैचेस जो अब दिख रहे हैं वो कौन कौन से हैं, देखो बाकी जगह में क्या हुआ, आर्कियन के ऊपर चेंजेस हो चुके हैं और कुछ नया रॉक्स यहाँ पर बन चुका है. सो द फर्स्ट ग्रुप इज हियर, दिस वन इज नीलगिरी नीस, ये आपका नीलगिरी नीस का हिस्सा है. एंड द नीलगिरी नीस is spread in the states of Karnataka, Tamil Nadu and Eastern Kerala. This rock is mainly concentrated in the foothills of Nilgiri mountain. This rock is mainly concentrated in the foothills of Nilgiri mountain. लिखो, Karnataka, Tamil Nadu and Eastern Kerala. These rocks are mainly concentrated in the foothills of Nilgiri mountain. Clear है? The second group is the जो सबसे बड़ा ग्रुप है,
नंबर 2, ये आपका बुंदेलखंड नीस, और जो बुंदेलखंड नीस है इट स्प्रेड्स इन द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ईस्टर्न एंड सेंट्रल मध्य प्रदेश. It also spread a bit on states of western Jharkhand, Odisha, northern Maharashtra, and in regions of Telangana. South Uttar Pradesh, southern UP. So it spreads in Chhattisgarh, MP, western Jharkhand, Odisha, northern Maharashtra, in the region of Telangana and southern Uttar Pradesh. I repeat, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, eastern and central part, western Jharkhand, झारखंड के वेस्ट पे, उड़ीसा, नॉर्थ ऑफ महाराष्ट्र, नॉर्दर्न महाराष्ट्र, साउथ ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड देन इन द रीजन्स ऑफ तेलंगाना, इन द रीजन्स ऑफ तेलंगाना. क्लियर है सभी को? हो जाएगा. एंड द थर्ड ग्रुप spreads like this. So this one is called as Bengal gneiss. The third is Bengal gneiss. और जो बंगाल नीस है ये कहाँ कहाँ पे मिलता है? So Bengal gneiss is found in the region of West Bengal, north and central Odisha, मेघालय, ईस्टर्न बिहार एंड झारखंड, in Assam, कार्बी प्लेट्यू. असम में एक प्लेट्यू जिसका नाम है कार्बी प्लेट्यू, तो इस रीजन में वेस्ट बंगाल, नॉर्थ एंड सेंट्रल उड़ीसा, मेघालय, ईस्टर्न बिहार एंड झारखंड, एंड असम कार्बी प्लेट्यू. असम में कहाँ पे? कार्बी प्लेट्यू. ठीक है ना? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्कियन रॉक. हो जाएगा? अच्छा, सो दिस इज आर्कियन रॉक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन. बना लो फटाक से. क्या छूट गया आपका? अभी तक नहीं लिख पाए हो? बी वेरी फास्ट. अभी तो मैं बहुत स्लो हूँ, पहले बता रहा हूँ. इवेंचुअली आई विल पेस अप लिखवाने में भी. फिर आप बोलोगे सर बहुत ज़्यादा तेज हो रहा है, तो अभी से प्रैक्टिस करो. सर, ग्रेनाइट रॉक भी होता है मिनरल? क्या? ग्रेनाइट रॉक भी होता है मिनरल? हाँ, जैसे बहुत सारे देयर आर मैनी रॉक्स विच आर ऑल्सो मिनरल. ठीक है, ग्रेनाइट इज बोथ अ रॉक एंड अ मिनरल. पर ग्रेनाइट रॉक को अगर बोलोगे तो एक पेरेंटल ग्रुप में आएगा. किसमें? आर्कियन में ही आएगा. स्ट्रक्चर में एसेंशियली मिनरल के रूप में ही पढ़ते हैं. ग्रेनाइट को रॉक में नहीं पढ़ते हैं, उसको मिनरल पे ही पढ़ते हैं. अब ग्रेनाइट पत्थर जो आप लाते हो, स्मिथ को बनाते हो, वो एक्चुअली में आर्कियन ही है, और उसमें ग्रेनाइट का कंपोनेंट अधिक है, इसको ग्रेनाइट पत्थर बोल देते हो, ग्रेनाइट रॉक बोलते हो, जो घर पे लगाते हैं ना, है एक्चुअली में आर्कियन. अलग से कोई रॉक ग्रुप में नहीं आता ग्रेनाइट. इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर्कियन ओनली. आर्कियन एंड धारवाड़. ओके, ये समझ गए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्कियन रॉक्स? ओके, चलो देखो, राइट ऑन द क्वेश्चन. What are rocks
What are rocks? Write about the various rock forming process. Write about the various rock forming process. Next question. What are igneous rock? Give their examples in India. Give their examples in India. Question number 3. Give the detail of the features and distribution of Archean rock in India. Give the details of features and distribution of Archean rocks in India. Features and distribution of Archean rocks in India. अब now see, अब आंसर्स को तो आप लिखोगे ही लिखोगे. अब ये चीज़ों को ध्यान रखना. राइट ओनली व्हाट इज आस्क्ड, डोंट राइट व्हाट यू नो. ये बहुत बड़ी चीज़ कही है मैंने. आपको वो लिखना है जो पूछा गया है, वो नहीं लिखना है जो आपको आता है. आपको आता बहुत कुछ है पर पूछा केवल एक एसेंस गया है. आई हैव जस्ट आस्क्ड द फीचर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो देयर इज नो नीड टू राइट द फॉर्मेशन. पढ़ा तो अपने फॉर्मेशन भी है. तो क्वेश्चन और आंसर, जब आंसर राइटिंग की फर्स्ट थ्योरी है, सबसे पहली थ्योरी आंसर राइटिंग की, राइट ओनली व्हाट इज आस्क्ड, वही लिखें जो पूछा गया है. दैट इज द राइट एज पर द डिमांड. तो इसी को किसी ने बोला था टू द पॉइंट लिखें, है ना. जब हमने कह दिया कि टू द पॉइंट लिखो तो लोग पॉइंट में आंसर लिख कर आ गए. 1 2 3 4 5 वो नहीं होता टू द पॉइंट का मतलब. टू द पॉइंट का मतलब जो डिमांड है उसके हिसाब से लिखो. अब वो तो डिपेंड करेगा ना कि पॉइंट में लिखाएगा, पैराग्राफ में लिखाएगा, स्ट्रक्चर को आप डायग्राम से बताओगे, मैप से बताओगे. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ क्वेश्चन. क्वेश्चन में कैसा पूछा गया, टू द पॉइंट का मतलब ये नहीं कि पॉइंट में लिख दिए 1 2 3 4 10 पॉइंट, ऐसा नहीं होता. समझ आ रहा है. सो जो पूछा गया है वही लिखना है. ये लिख लेना, वहाँ लिख लो. अभी जो पूछा जाता है वही लिखना है. हमें क्या आता है इससे कोई मतलब नहीं. लिखो इस लाइन को, सबके कॉपी में लिखा होना चाहिए. लिखो. इस क्लास में ऐसे ही पढ़ाता हूँ. आंसर राइटिंग की क्लासेस अलग होती है, उसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़े लोग हैं ना, यहाँ तो हम ऐसे सीखते हैं. तो जो पूछा गया है वही लिखना है. हमें क्या आता है इससे कोई मतलब नहीं. इस चीज़ को एकदम ध्यान रखना. आंसर राइटिंग कॉपी में लिखना है डिमांड इज़ वेरी एसेंशियल. नहीं तो क्या होगा पता है, वर्ड लिमिट्स को हम लोग क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे. हमें वर्ड लिमिट्स में भी रहना है. ओके. तो कल कंप्लीट करूंगा आपका पूरा रॉक, मतलब रिमेनिंग रॉक्स. टुमारो विल फिनिश द रॉक टॉपिक. ओके चलो फिर. सर रॉक और मिनरल में क्या डिफरेंस है? मिनरल से रॉक बना है, यही तो बता रहा हूँ. देयर कुड इन पर्टिकुलर रॉक देयर आर n नंबर ऑफ मिनरल्स. किसी एक रॉक में बहुत सारे मिनरल्स हो सकते हैं. अगर ऐसे नॉर्मली पूछ रहे हो तो कि डिटेल वो वाला बताऊँ, टेक्निकल बताऊँ या शाब्दिक भाषा में चलेगा. एक लेमन की तरह बता देता हूँ कि एक रॉक है, उसमें कई तरीके के मिनरल्स हो सकते हैं. तो मिनरल जो है वो एक एक्चुअली बोलोगे तो एक क्या बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है रॉक का. रॉक हैज अदर थिंग्स ऑल्सो, बट रॉक का एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, मिनरल्स है. एंड वन रॉक कुड स्मॉलर बोल सकते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल रूप में एग्जिस्ट करते हैं. रॉक्स क्या होता है, उन्हीं का एक एग्रीगेट होता है, बट उसकी प्रॉपर्टी जब वो मिनरल्स आपस में जुड़ते हैं तो उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बनती है जो शायद उस पेरेंट मिनरल से अलग हो. रॉक कुड हैव द प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट मिनरल ऑल्सो, क्योंकि उसमें और भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रहे हैं. समझ आ रहे हैं. और कोई डाउट एनीवन? ओके चलिए. डेली बेसिस में रिवीजन करिए, नोट्स का सिनॉप्सिस बनाइए, है ना. जो बोला है, बिलीव मी, अगर साथ साथ चलते गए ये रास्ता तो रास्ता बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए. पर अगर पीछे हुए, पेंडिंग में गए, छोड़ने लगे, अपने आलसपन को दिखाने लगे घर जाके कि हम तो अभी सो लेते हैं, सुबह से पढ़ के आए हैं, अरे 2 ही चैप्टर हुआ, क्या हुआ, संडे को लिख लूँगा. इफ़ यू आर इनटू दिस थिंग कि संडे को लिख लूँगा, संडे को कर लूँगा, छुट्टी वाले दिन देख लूँगा, तो याद रख लेना कि इस साल एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा. स्टडी ऑन डेली बेसिस. और आज से आप क्या करोगे, एनसीईआरटी की किताबें रीड करना स्टार्ट करोगे विथ मी. ठीक है.
तो रॉक चैप्टर के लिए 2 बुक लिया आपने, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, दोनों बुक ले लिया है। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी लिया होगी नहीं, उसमें एक चैप्टर दिया होगा रॉक पे, उस चैप्टर को भी रीड करना स्टार्ट करोगे मेरे साथ साथ। अब पूरा चैप्टर आज मत पढ़ लेना, कल पढ़ना। जब आज खत्म कर दूंगा तो कल जाकर एक बार उस चैप्टर को रीड कर लेना, है ना। यहाँ पर जो बेसिक एलिमेंट समझाए, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो क्लास 12th वाली है उसमें बेसिक चीज़ें समझाई गई है, वो मैं यहाँ पर समझा दिया आपको, वो एग्जाम में रखेंगे। पर इंडियन ज्योग्राफी वाला जब हम लोग पोर्शन करेंगे तो वहाँ पर भी होगा रॉक्स, तो उन चैप्टर को उसको भी रीड कर लोगे और इसमें वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एसेंशली योर नोट्स विल कवर एवरीथिंग, बट स्टिल आप थोड़ा बहुत उससे पढ़ लेना, इट विल हेल्प यू। रीडिंग कर लोगे, क्योंकि देखो अभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं पूरे एनसीईआरटी आ रहे हैं प्री में, तो नोट्स में तो मैंने कवर करा दिया, पर आप खुद भी एक बार रीड करोगे तो आपको भी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ चीज़ें और अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है, चलिए। आप तो इंडियन एनवायरनमेंट पढ़े थे। हाँ, तो इंडियन एनवायरनमेंट ले लिया है ना, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी नहीं लिया, कोई बात नहीं, नोट्स पढ़ो और इंडियन एनवायरनमेंट पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिया है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी किसी ने तो पढ़ सकता है, नहीं भी पढ़ोगे चल जाएगा। इंडियन एनवायरनमेंट पढ़ लो अच्छे से। इंडियन एनवायरनमेंट में जो रॉक्स है वो तो फिर अभी एक ही पढ़ा है हमने, तो आज मत पढ़ना, कल पढ़ना। तो इंडियन एनवायरनमेंट में जो रॉक दिया है उसको पढ़ लेना, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी मत पढ़ो, नहीं लियो तो मत पढ़ो। यहाँ पर जो करा रहा हूँ उस बुक का पूरा कवर कर दिया है, जो भी आपको बताया था ना, अर्थ के क्रस्ट कैसे होते हैं, और फिर वहाँ पर बात की ना हम लोग ने, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, यही है उस बुक में, यही फेल्डस्पार, ग्रेबो, सबकी प्रॉपर्टीज दी हुई है। पर हमारे को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमको मेनली इंडियन रॉक्स हमारा टॉपिक। क्लियर है? सबसे ज़्यादा कौन सा रॉक फूलता है? इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। किसमें? इग्नियस तो मिलेगा सबसे ज़्यादा, इग्नियस रॉक सबसे अधिक, इग्नियस रॉक ही होगा। सेकंड क्लास में से लगेगा, सेकंड क्लास लाएंगे ना, थोड़ा सा वेट कर लो, लेकर आएंगे। पढ़ाई नहीं हो रहा सर, हाँ, घर में पढ़ाई नहीं हो रहा है, नहीं तो- क्लास भी होता है जो होता है। अभी घर में जब इतने को नहीं पढ़ रहे हो तो मैं क्लास बढ़ा दूंगा तो फिर तो और पेंडिंग हो जाएगा आपका, लगेज ले लोगे आप। पहले इसमें तो सिंक हो जाओ, मैं सिंक कर रहा हूँ आपको। अब मैं अभी कल करा देता हूँ 3rd क्लास चालू, 2nd एंड 3rd, आपकी हालत खराब हो जाएगी। देखो अभी आप लोगों में से जितने लोग आए ना, अब यू आर न्यू इनटू दिस थिंग। मेरे पास वो लोग भी हैं जो पुराने भी हैं एक आध, लेकिन बाकी लोग नए हो। और अभी अगर मैं 3 सब्जेक्ट आपके सामने पिच कर दूं तो आप एक आध सब्जेक्ट तो आपका ऐसे ही चला जाएगा हवे में। तो अगर आपको चाहिए तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे ख्याल से अभी वो सही टाइम नहीं आया। एंड वी हैव एंटायर ईयर, पूरा साल पड़ा है और हम उस अच्छे पेस में चल रहे हैं, हम कोई स्लो पेस में नहीं चल रहे हैं। पिछले साल हम लोग तो इवन जून में स्टार्ट किए थे, आप आज आप अप्रैल में पढ़ रहे हो इस चीज़ों को। मतलब मई मिड और जून पे स्टार्ट हुआ था पहला सब्जेक्ट, उसके पहले तो मैप वर्क ही चल रहा था। आपका तो 2 महीने पहले कर दिया, मुझे तो लगता है दिसंबर में सिलेबस ना ख़त्म कर दें। हम लोग तो पहले था कि प्री के बाद 1 महीने और पढ़ाएंगे, मेरे को तो लग रहा है इस बार दिसंबर के पहले ही ना सिलेबस कंप्लीट कर दें, जैसे थोड़ा सा स्लो रखा है। थोड़ा ज़्यादा दिन रहेंगे ना साथ में, कि करा दूँ दिसंबर के पहले ही करा दूँ? यस सर, जितने लोग बोल रहे हो ना इस साल फिर पास नहीं होंगे, ये बता देता हूँ मैं, इस साल पक्का पास नहीं होगे, अगले साल ही हो रहोगे पास। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पीएससी का प्रोसेसिंग, रिवीजन, कंसोलिडेशन, वो तीनों पे काम करना है। तो धीरे धीरे अभी आएगा, आपका पेस आएगा। क्या करते हो घर पे? लैंग्वेज को आप लोग पढ़ नहीं रहे होगे डेली बेसिस पे। इंग्लिश मीडियम वाले लोग 60 नंबर नहीं ला पाते लैंग्वेज पे। सो एज आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, सो वी नीड टू वर्क हार्ड ऑन दो सब्जेक्ट्स जो हमारा वीक है। पहले इंडियन जीएस, सीजीजीएस, फॉरगेट अबाउट दैट थिंग। आप पढ़ो बस, क्लास आओ और चीज़ों को करते चलो साथ में। जितना स्ट्रांग आपका होगा उतना किसी का नहीं होगा। एंड बिलीव मी, इंडियन जीएस तो किसी का नहीं होगा पूरे छत्तीसगढ़ में। आपके नोट्स में जो लिखा होगा उससे ज़्यादा किसी और के में नहीं लिखा होगा, और उतना बेटर तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में बोल रहा हूँ। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई भी चीज़ उठा के ले आना, यू विल फाइंड बेटर नोट्स एंड बेटर क्वालिटी कंटेंट एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन जीएस। पक्का है, जो ज़्यादा मेजर पोर्शन है। छत्तीसगढ़ जीएस भी वैसे ही रहेगा आपका, ऐसा नहीं कि वो वीक हो जाएगा, वो भी उतना ही अच्छा रहेगा। तो आपको ऑलरेडी उस एज पे ले जाऊंगा मैं, उसके लिए टेंशन मत लो। बट देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो कोचिंग डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, जिसके लिए मतलब मेरा पर्सनल बिलीफ है, भले कि मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ फिर भी एज अ स्टूडेंट अगर मेरे से पूछोगे तो मेरा भी कुछ चीज़ें होता है कि हर चीज़ में कोचिंग डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, कुछ चीज़ें सेल्फ भी होनी चाहिए। और जो आपका सेल्फ होगा वो होगा लैंग्वेज करो, क्लास के साथ साथ करते चलो, पर आप उसको सेल्फ मेहनत करो।
क्योंकि टीचर यहाँ पर आकर उसकी लिमिटेशन होगी विलोम शब्द पढ़ाने की। आपको 50 इंपॉर्टेंट बता देंगे पर विलोम शब्द 200 होंगे। मैथ्स में वो आपको आगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करा देंगे, हर का 2-2 टाइप, एक पर्टिकुलर में 3-3 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, समझा दिया। अब उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन तो हजारों हो सकते हैं ना। तो जो प्रैक्टिस बेस्ड पेपर है वो आपको प्रैक्टिस करना होगा। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। एंड दो सब्जेक्ट जहाँ पर प्रैक्टिस नहीं है ज़्यादा, जहाँ पर कंटेंट की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ये हुआ, वो आप क्लास पर रिलाई करिए। यहाँ कंटेंट हमने क्लास से अच्छे से लिया और इसमें प्रैक्टिस क्या करना है, वो आंसर राइटिंग। जो क्वेश्चंस दिए वो है आपका प्रैक्टिस। ये सारे क्वेश्चंस को आप लिखिए अच्छे से, उसको चेक कराइए प्रॉपरली, और इसके साथ साथ दूसरा क्या काम करेंगे, सिनॉप्सिस। तो इफ यू राइट द सिनॉप्सिस एंड दिस आंसर, तो इट विल टेक अराउंड 2.5 आवर्स ऑफ डेली स्टडी। अभी जब 2 सब्जेक्ट आएगा तो 5 आवर ऑफ डेली स्टडी, और जब तीसरा आएगा तो 7 आवर ऑफ डेली स्टडी अलॉन्ग विथ 6 आवर ऑफ क्लासेस। कितने घंटे हुए? अभी आएगा ना, वेट फॉर द लार्जर पिक्चर, आएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। पर अगर अभी से उसको पेस्टअप करके रखोगे, अभी से आंसर राइटिंग में अच्छे से कमांड, जैसे ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से लिख लिया आपने, तो हिस्ट्री के आंसर्स आपके लिए आसान हो जाएंगे। वाई? बिकॉज आपकी स्ट्रक्चरिंग अच्छी हो जाएगी। फिर आपको कंटेंट तो वैसे भी कहाँ से लिखना है, और सारे आंसर्स जितने क्वेश्चन दिए, डोंट यूज एनी बुक्स और इंटरनेट, जस्ट फ्रॉम द नोट्स। और जहाँ पे लगेगा बुक यूज़ करना बताऊंगा खुद मैं। अभी सिर्फ और सिर्फ आंसर कहाँ से लिखोगे, कॉपी देखकर ही लिखोगे, और देखकर लिखना है, अंतर ज्ञान नहीं होता किसी को। कॉपी देखकर आप उस आंसर को लिखिए, स्ट्रक्चर बनाइए, फिर उस आंसर्स को दिखाइए, चेक कराइए। जब मैं टेस्ट लूँगा तो आप उस आंसर को याद करके लिखोगे। समझ आ रहा है? जैसे फिजिकल ज्योग्राफी जिस दिन खत्म होगा उसके अगले दिन टेस्ट होगा, अभी से बता दे रहा हूँ, 1 दिन का गैप दूंगा खाली। सो वी हैव स्टार्टेड विद द रॉक। 5 से 6 टॉपिक आते हैं, आपको पता है कौन कौन से हैं। तो जिस दिन भी फिजिकल ज्योग्राफी का लास्ट टॉपिक होगा उस दिन आपका टेस्ट होगा, ठीक है ना। ओके, चलिए चलते हैं। प्री इंक्लूडेड है कि अलग से क्लास होगा इसमें जो क्लास अब ले रहे हैं? इसमें और क्या प्री पढ़ोगे, सब कुछ तो कवर कर दिया। नहीं, प्री के लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कराएंगे ना। प्री का मेंस मतलब यही कि इसमें प्री सब कुछ है, अलग से प्री की क्लास क्या करने की जरूरत पड़ेगी? अरे नहीं पड़ेगी। इसके बाद यहाँ तो सब कुछ है ना। अब यही चीज़ तो प्री में पूछेगा कि कौन सा क्वेश्चन ये दे देगा कि नीलगिरी नीस इज एसोसिएटेड विद विच रॉक ग्रुप ऑफ इंडिया, धारवाड़, आर्कियन, कडप्पा और गोंडवाना। आंसर क्या होगा? हो गया। तो ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं है। ये बस ना मार्केट ने बना दिया कि प्री अलग होता है, मेंस अलग होता है। आप प्री पढ़ो 9 महीने, 11 महीने मेंस पढ़ो, 2 साल अपना बर्बाद कर लो, 2 बार फीस दे दो। फीस भी एक चीज़ है, अपना 2 साल दे रहे हो, 2 साल रूम रेंट दे रहे हो, तो अल्टीमेटली आप अपने आप को क्या कर रहे हो, सिर्फ परेशान कर रहे हो उसी चीज़ को 4 बार पढ़कर। ये कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें दोनों में काम आते हैं, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसको अलग से पढ़ेंगे मेंस ओरिएंटेड खाली। इसके ऊपर मैं दोनों तरीके के टेस्ट लूंगा ना। आई विल टेक बोथ ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टेस्ट। तो जब ऑब्जेक्टिव टेस्ट करेंगे तो इन्हीं चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली टेस्टिफाई करके आपको समझाया जाएगा कि इसमें ये चीज़ें होती हैं, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। इसलिए मेक द सिनॉप्सिस एंड ऑल्सो द आंसर राइटिंग। चलो मिलते हैं, थैंक यू ऑल।